हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है। तो पिछले चैप्टर में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है कि जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस चैप्टर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम उन रोचक यौगिक और उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी किताब पढ़ने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पूरी किताब तो आएगी नहीं एग्जाम में। तो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को फोकस करना है। ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ, जैसे हमारे इसमें क्रियाकलाप में दिया हुआ है, तो इस क्रियाकलाप में लिखा हुआ है कि सूची बनाई गई थी, किस किस की सूची बनाई गई थी? भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक आदि अनेक वस्तु। ठीक है। ये सब क्या होता है? कार्बन पे आधारित होती है। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचना कार्बन पर आधारित होती है। जो हमारी जमीन है, जो भूपटी यानी पृथ्वी के बारे में बात हो रही है, और वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। कार्बन की मात्रा जो होती है ना, वायुमंडल हो या अर्थ हो, धरती हमारी, उसमें काफी अल्प मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक है। तो भूरभट्टी में क्या होता है कि जो खनिज पाए जाते हैं, जैसे कार्बोनेट हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। ठीक है। तो वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित, यानी आपने ये सुना कि जो खनिज है उसमें 0.02% और जो वायुमंडल में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का काफी महत्व है। इस चैप्टर में हम कार्बन के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि कार्बन में आबंधन या सहसंयोजी आबंध, ये हम रोज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म का अध्ययन किया था कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं। इस चैप्टर हमने देखा था कि आयनिक यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक जो होते थे ना, वो काफी ऊंचे होते थे। ये विलयन में या अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते थे। हमने देखा है कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारणी 4.1, इसमें दिया हुआ है कि कार्बन के कुछ यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के बारे में दिए हुए हैं। इसमें आते हैं कि एसिटिक एसिड, जिसको आप CH3 COOH इसका संरचना सूत्र है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, एथेनॉल CH3CH2OH और मीथेन CH4, ये सब की गलनांक और क्वथनांक दिए हुए हैं। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा था कि अधिकांश कार्बन यौगिक जो होते थे अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। उपरोक्त यौगिक के क्वथनांक और गलनांक जो कि आयनिक यौगिक के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में कम है। ठीक है। यानी कार्बन, यानी जो यौगिक होते हैं ना कार्बन के, उनके क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं ना, आयनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक की तुलना में काफी कम होते हैं। तो अध्याय 3 के आंकड़ों यानी 4.1 के आधार पे हम इस निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, क्योंकि ये यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी विद्युत के कुचालक होने की वजह से इनमें आकर्षण बल नहीं होता है। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इन यौगिक के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। यानी जिनमें विद्युत का आकर्षण बल नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, उससे उसके आबंधन से कोई आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है। अब कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता, संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में अध्ययन किया। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या आपको पता है 6 होता है। ठीक है। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा? कार्बन में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगी? ठीक है। तो हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रकृति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है।
आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी आपने मतलब बाहरी कोर्स का मतलब है कि अगर कार्बन का फॉर्मूला तो आप उसको लिखते होगे ना, 2 और 4 ऐसे लिखते होगे। तो अब क्या है कि आखिरी मतलब बाहरी कक्षा में जो होती है कम से कम 8 होनी चाहिए, तभी ये अस्थाई तो माना जाता है। तो इनको अब क्या होता है कि अपना पूरा करने के लिए 4 और चाहिए। ठीक है, या तो 4 ये और मिलेगा तो ये इनका पूरा हो जाएगा, या फिर ये 4 अगर हटा देते तो इनका पूरा हो जाएगा। तो यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना और खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके सी यानी कार्बन का पावर एनायन बना सकते हैं। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बन सकते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कार्बन अपने परमाणुओं और अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेते हैं। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोर्स के होते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिक की चर्चा करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ समान अणुओं को समझते हैं। ठीक है, ये आप पिक्चर देख लीजिए, इसमें हाइड्रोजन का दिया हुआ है। देखिए, इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का होता है। जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, अतः इनके के कोष में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। के कोष को भरने के लिए इनको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं, यानी H2 बनाते हैं। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। ठीक है, जिसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब साझेदारी करता है ना, तो वो क्या करता है कि वो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है जो उसका निकटतम होता है, जिसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं और क्रॉस चित्र का उपयोग कर सकते हैं। क्रॉस में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु हाइड्रोजन क्या हुआ है कि इसमें आप देख सकते हैं कि हाँ एच एच ऐसे करके बनाया है। इसके हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं। इस आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे चित्र पॉइंट 2 में दिखाया गया है। यानी आप चित्र पॉइंट 2 में देखिए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध बना हुआ है। ठीक है, इस आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया गया है। एक रेखा के द्वारा आप देख सकते हो किस तरह व्यक्त किया गया है। अब आते हैं क्लोरीन के पर। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता क्या होगी? देखिए, क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु Cl2 बनाती है। 2 इसमें परमाणु होते हैं। तो क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? याद रखिए, केवल संयोजकता को इलेक्ट्रॉन को चित्रित करने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में द्वि आबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। इसे हम अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है।
अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिसे हम 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच द्विबंध बनना कहते हैं। देख लीजिए ऑक्सीजन का क्या हुआ है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को, क्या आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंधन की प्रकृति को दर्शाया गया है। इस अणु में एक आबंध है या द्विबंध कैसे पता चलेगा? तो नाइट्रोजन के परमाणु अणु में कैसा आबंध होगा? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी? अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणु के बीच में त्रिबंध का बनना कहा जाता है। N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसके त्रिबंध को चित्र 4.4 के अनुसार दर्शाया जा सकता है। अब है इसमें अमोनिया के अणु का सूत्र NH3 है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास की प्राप्त हुई है। इन अणुओं में एक द्विब अथवा एक त्रिकोण सा आबंध होगा। अब हम मीथेन को देखते हैं, जो कार्बन का ही एक यौगिक होता है। इथेन के रूप में मीथेन का अत्यधिक उपयोग होता है। ठीक है, यह बायोगैस संपृक्त CNG का घटक होता है। कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक में एक है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। कार्बन चतुसंयोजक है, किसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास किसी को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसा कि 4.5 में दिखाया गया है। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणु में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुक बल दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिक के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, आवेशित कण बनते हैं। समानता ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन के अपरूप ये दिया, क्या आप जानते हैं? प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने होते हैं। कार्बन के परमाणुओं के बीच परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होते हैं। ठीक है, जिसमें एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनाती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक तल पे होता है, जिससे षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। इनमें एक आबंध द्विबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षष्ठकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। देख लीजिए इसमें सबका दिया हुआ है संरचना। ये हीरा का है, ये ग्रेफाइट, और ये C6 बक मिस्टर फुलेरिन की संरचना है। इन 2 विभिन्न संरचना के कारण हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलसीन होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन धातुओं को बारे में अध्ययन किया, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरो को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होते हैं। फ्लोरीन कार्बन और अपरूप का एक वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बक मिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसमें आप देख के सॉल्व कर सकते हो। आप इसमें देख रहे, अब आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। कार्बन की प्रकृति कैसे होते हैं।
इसमें लिखा हुआ है कि सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं। फर्स्ट, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिक में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाई जाती है। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, अथवा द्वि और त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये बहुत कॉन्सेप्ट है। असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? जो एक आबंध से जुड़ा होता है। असंतृप्त किसे कहते हैं? जो द्वि या त्रि आबंध से जुड़ा होता है। कार्बन यौगिक में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वो किसी और तत्व में नहीं मिलता है। यानी कार्बन यौगिक में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वो किसी और तत्व में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होती है। कार्बन अबंध अत्यधिक प्रबल होता है, यह अस्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। अब है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु और कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक अस्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण के कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध की तुलना में ये दुर्बल होते हैं। अब आते हैं, क्या आप जानते हैं कार्बन में कार्बनिक यौगिक के बारे में है। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुर संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है। अनेक यौगिक के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों की प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था, अर्थात यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक और कार्बनिक यौगिक केवल सजीव में निर्मित हो सकते हैं। यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिक का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। अब आते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, तो मीथेन की संरचना हम समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक इथेन है, जिसका सूत्र C2H4H6 होता है। सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ते हैं। फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट होती है। प्रत्येक का आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है, जिससे निम्नलिखित प्राप्त होता है। जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक बिंदु संरचना को 4.6 में दर्शाया गया है, देख लीजिए आप। क्या आप इस प्रकार प्रोपेन की संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसका आणविक सूत्र C3H8 है। आप देखेंगे सभी परमाणु की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, किंतु कार्बन और हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 होता है।
इसे एथीन कहते हैं। इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रति कार्बन परमाणु को एक संयोजकता असंतुष्ट होती है। इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब दो कार्बन के बीच में द्विबंध हो, जिससे हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। हाइड्रोजन और एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H2 होता है, जिसे एथाइन कहते हैं। क्या आप एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं? इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने अबंध आवश्यक है? कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार द्वि या त्रि अबंध वाले कार्बन यौगिक को हम कार्बन यौगिक कहते हैं। ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब इसमें पिक्चर में आप देख लीजिए क्या है, श्रृंखलाएं और शाखाएं और वलय। इसमें दिया गया है कि सारणी बना हुआ है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक के जो सूत्र है और संरचना है, देख लीजिए। पहला है कि का मेथेन है, इसका सूत्र CH4 होता है। जो संरचना बना हुआ है एथेन है, देख लीजिए C2H6। प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे दिए हुए हैं, पेंटेन, हेक्सेन। किंतु हम ब्यूटेन पे पुनः विचार कर दिए, हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाए तो हमें पता चलता है 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। ये इसमें किसका दिया, ब्यूटेन का। आप पिक्चर नंबर 4.8 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन दोनों संरचना में एक ही सूत्र C4H10 है। समान आणविक सूत्र है, लेकिन विभिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। ठीक है। और 4.9 पिक्चर देखिए, इसमें साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनी हुई है। फिर बेंजीन की संरचना दी हुई 4.10 में। इसमें लिखा है बेंजीन के बारे में कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। ठीक है। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिससे एक से अधिक दोहरे अबंध होते हैं एल्कीन कहलाता है। एक या अधिक त्रि अबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। अब इसमें है कि कार्बन एक मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन हाइड्रोजन की यौगिक की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे ही यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह में उपस्थित हो, जैसे सारणी 4.3 में दिखाया गया है। यह विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह जो गुण होता है कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। इसमें कुछ पिक्चर दिया हुआ है, देख लीजिए आप। इसमें कार्बन यौगिक में कुछ प्रक्रियात्मक समूह का पिक्चर दिया हुआ है। अब आते हैं समझातीय श्रेणी। आप देखा है कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखला बनाई जाती है। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती है। इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन और अन्य परमाणुओं को किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति भी कार्बन यौगिक के गुणधर्म को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। ठीक है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह स्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसमें और कॉन्सेप्ट दिया गया, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक और कथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इस प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं। पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित कर किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान होते हैं।
अब क्या है, कार्बन यौगिक की नाम प्रतीक, नाम कैसे रखा जाता है, अच्छा से सुनिएगा। हमारे सामने कुछ अल्कोहल के नाम है, मेथनॉल, एथेनॉल और प्रोपेन, ब्यूटेनॉल। देखिए कि निम्नलिखित विधि के द्वारा किसी कार्बन कार्बन यौगिक का नामकरण किया जाता है। किसी यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाता हो, यदि प्रक्रियात्मक समूह के अनुलग्न का नाम AEIOU से प्रारंभ होता हो, कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत का ई हटाकर उनमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला का लिखित विधि से नाम लिखा जाए, जैसे प्रोपेन है तो इसको ई हटा के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन। ये नाम देख लीजिए पिक्चर में, नाम पद्धति किस तरह हुआ है। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म की कार पे है, कुछ क्वेश्चन है देख लीजिए आप। अब है कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। इस भाग में हम कार्बन यौगिक के कुछ रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। चूंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसकी यौगिक होती है। सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ेंगे। दहन क्या है? अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश को मुक्त करते हैं। निम्नलिखित वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन हम पहले अध्याय में किया था। यह सब देख सकते हैं पिक्चर में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु के तसरी पे कजली निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कजली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस किरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। यदि कभी हम बर्तन के तले काले होते देखते हैं तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है और ईंधन का व्यक्त व्यय हो रहा है। कोयले और पेट्रोलियम में जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रदूषक होते हैं। अब क्या आप जानते हैं क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं? क्या आपने सभी कोयले और लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं, अगली बार जब भी अवसर मिले तब ध्यान दीजिएगा। लकड़ी और कोयले का जलना प्रारंभ आरंभ होने पर क्या दिखता है? आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यदि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है, बिना ज्वाला के उष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसीय पदार्थ के जलने पर ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलने पे उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है और आरंभ में ज्वाला के साथ जलता है। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दिव्य ज्वाला दिखाई देती है, उज्जवल होना आरंभ करती। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलांछनिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए, इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होता है जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती की पीली रंग की ज्वाला का कारण बताएंगे। अब कोयला पेट्रोलियम का निर्माण तो मैंने आपको पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें है कि प्रथम अध्याय में अपने ऑक्सीजन की अभिक्रिया का अध्ययन किया। दहन करने पे कार्बन यौगिक की सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पुनः ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिसमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। देखिए कैसे बदला गया है। हम देखते हैं कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। क्षारियम पोटेशियम पर मैग्नेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतः इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है। अब है संकलन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए पैलेडियम
अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ के संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। आपने देखा होगा कुछ विज्ञापन में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए इसमें है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना अत्यधिक अनभिकृत होता है, अधिकांश अभिकर्मक की उपस्थिति में अक्रिय होता है। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। अब पढ़ना है अगला पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। एथेनॉल एथेनोइक अम्ल। अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं। यहाँ पे हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। एथेनॉल के गुणधर्म क्या होता है। एथेनॉल कक्षा के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक होता है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु इथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा हो जाता है। अल्कोहल पीना निंदनीय है, समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, लेकिन शुद्ध इथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने पे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो सकती है। इथेनॉल की अभिक्रिया कुछ दी हुई है। सोडियम के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, और इथेनॉल की अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एंथ्रॉक्साइड बनता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 के तापमान पर इथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में कार्य करती है, जो इथेनॉल से जल को अलग कर देती है। अब इसमें दिया हुआ क्या आप जानते हैं सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। जब अधिक मात्रा में इथेनॉल का उपयोग किया जाता है, इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनीदापन, सामान्य अंतर्बात का कम हो जाना, भाव शून्यता आती है। व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता। उसकी सोचने समझने की क्षमता, मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मिथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पे मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटक के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है और प्रोटोप्लाज्म इस प्रकार स्कंदित हो जाता है। जिस प्रकार पकाने पे अंडा स्कंदित होता है, मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल को दुरुपयोग रोकने के लिए मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है, इसे पीने योग्य न रह जाए। एथेनॉल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है, जिससे विकृत एल्कोहल कहलाता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल। गन्ना रस सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन कर एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन
के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। अब इथेनॉइक अम्ल के कुछ गुणधर्म हैं जो हम पढ़ेंगे। इथेनॉइल इथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 या 4% विलयन को सिरका कहते हैं। इसे अचार में परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 की होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक अम्ल यौगिक के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। अब इसमें है कि एथोनिक अम्ल की क्या अभिक्रियाएं होती है। पहला है एस्टिकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एस्टर मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होती है। जो एस्टर होते हैं ना, अम्ल और एल्कोहल जब अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। एथेनोइक एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में, स्वाद उत्पन्न करने में कारक में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा द्वारा जो एक क्षार है, एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब है पॉइंट कि एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है। इसमें है कि एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। अब है साबुन और अपमार्जक क्या होता है। आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है। साबुन की अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला में तेल से पारस्परिक अभिक्रिया करता है। साबुन के कण मिसेली तैयार करते हैं और अणु का सिरा कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में मलसन होता है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है। अब मिसेल क्या होता है सुन लीजिए। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिसके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलेय एक सिरे को जल रागी कहते हैं और हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। जब हाइड्रोकार्बन दूसरा सिरा जल के बाहर होता है तो जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसमें इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। जल विरागी पुंज गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है। जब इसका आंतरिक जब आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है, इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है। आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस कारण मिसेल में तैरते मल आसानी से हटाए जा सकते हैं और साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। अब है कि क्रियाकलाप। क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है। जल से शरीर धो लेने के बाद कुछ अघुलनशील जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार की यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग करके समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक जो होते हैं ना, सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिक का अवशेष सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार यह कठोर जल में प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है।
इस चैप्टर में आपने क्या सीखा है तो आप देख लीजिए।